हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर का भारतीय राज्य व्यवस्था जो है सब्जेक्ट है उसका ये थर्ड चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचय और दूसरा था भारतीय संविधान की विकास यात्रा, और या उसको आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं। उसको हम लोग 2 पार्ट में कवर अप किए थे, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। 2 पार्ट में बांटने का रीज़न ये होता है कि एक चैप्टर को पूरा करने में बहुत लंबा वीडियो आता है तो वो ठीक नहीं लगता, इसलिए 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में रहते हैं तो ठीक रहता है, आपको पढ़ने में भी आसानी होता है। एक पार्ट कंप्लीट करो फिर दूसरा करो, इस तरीके से। इसका PDF भी दिया जाता है, तो जिन लोगों को PDF चाहिए होगा इसका, वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। उसको आप लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। सब इससे पहले जितने भी हुए हैं सबका PDF वहाँ पे करवा दिया गया है, दे दिया गया है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, और चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। विकास यात्रा हम लोग पढ़ लेते कि कहाँ से कैसे आया था। अब जो है वो हम लोग को निर्माण समझना है कि कैसे निर्माण हुआ। तो आज जो हमारे पास संविधान है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, ये संविधान बना कैसे है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे समझेंगे, ठीक है। इस पूरे के दौरान जो आएगा आपको संविधान सभा का चर्चा मिलेगा बार बार। तो संविधान सभा क्या है? तो संविधान के निर्माण के लिए संगठित समूह को संविधान सभा कहते हैं। मान के चलिए कि आपने किसी एक मुद्दे के लिए, यहाँ पे जो मुद्दा है वो संविधान है, ठीक है, लेकिन आप किसी मुद्दे के लिए 10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, तो आप जो भी मुद्दा डिसाइड करते हैं उस मुद्दे के आधार पर उसका नाम रख सकते हैं कि इस ग्रुप मतलब इसका जो गठन किया गया है इस बेस पे किया गया, इस काम से किया गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो लोग आए थे वो संविधान के निर्माण के लिए आए थे। संविधान के निर्माण के लिए जो संगठित समूह था उसके लिए उसका नाम दे दिया गया पूरा का संविधान सभा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं इसको इंग्लिश में, संविधान सभा। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, पृष्ठभूमि के कहाँ से आया, मतलब इस विचार जो आया वो कब से शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, संविधान है होता क्या है। तो संविधान के बारे में जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय, उसमें हमने बताया भी था आपको, ठीक है, कि एक नियमों और उपनियमों का संग्रह है, ठीक है, जिससे देश का संचालन व्यवस्था मतलब शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो ये होता है, यदि नहीं रहेगा तो फिर हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी, क्योंकि संविधान और नियम जरूरी है सामाजिक व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए। ये संविधान का अपने को उपयोग। शुरुआती पृष्ठभूमि में पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि जो पहली बार जो इसका चर्चा मिला वो है 1924 में। भारत के जो संविधान सभा के गठन का विचार आया वो है 1934 में आया था, और वामपंथी नेता है M.N. रॉय, उनके द्वारा रखा गया था, ठीक है। इनके द्वारा पहली बार ये विचार रखा गया था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई थी। तो ये जो है ये संस्था के रूप में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था है जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, उस संस्था के द्वारा 1935 में पहली बार ये कहा गया कि संविधान निर्माण किया जाना चाहिए और उसके लिए पूरा प्रोसेस किया जाना चाहिए। और ये डिमांड किससे कर रहे हैं हम लोग, तो वो अंग्रेजों से कर रहे हैं, क्योंकि पूरा शासन व्यवस्था तो वही चला रहे थे, तो पहले हम लोग विचार रख रहे थे उनके सामने, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा गठित करने की मांग की थी। तो एक व्यक्ति विशेष के तौर पे इन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा गठित करने की मांग की थी। मतलब आपका जो वोटिंग राइट्स है वो जो उचित उम्र सीमा दिया गया उसके आधार पे जो वोटिंग होगा, वोटिंग होने के बाद वहाँ संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब उसमें जो सदस्य आएंगे उस तरीके से निर्वाचित होकर आएंगे, कहने का मतलब ये था, ठीक है। उसके बाद इसका विचार फिर आगे कैसे हो रहा, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने संविधान सभा गठित करने की सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया। उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो लोग चाह रहे थे, अंग्रेज भी चाह रहा था कि भाई ये भारतीय शामिल हो, और शामिल हो तो उसके लिए क्या था कि भाई आपको कुछ ललीपॉप दिया जाएगा, मतलब बेसिकली आपको लालच दिया जाएगा, और लालच दिया जाएगा तो आप शायद आएंगे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे, क्योंकि वहाँ उनका विचार था, जो भारतीय थे उनका विचार था कि हम सहयोग नहीं करेंगे इस विश्व युद्ध में, ठीक है। तो उसको डिमांड अपना मतलब सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि यहाँ मतलब संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकारा था। तो ये था अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने
द्वारा जो है 1942 में क्रिप्स मिशन सभा के निर्माण हेतु भारत भेजा गया। उस प्रस्ताव की और जो बातें थी उसको कंटिन्यू नहीं किया गया, इस कारण से वापस से एक और प्रस्ताव भेजा गया, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये प्रस्ताव आया था, ये उसमें भी चर्चा था इसके गठन के बारे में। ठीक है, तो ये सब बातचीत है। फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो ये जो अगला हेडिंग है, ये छोटे छोटे हेडिंग है, सब हेडिंग रहता है। एक तो चैप्टर का नाम है, ऊपर में छोटे छोटे सब हेडिंग है, इसको आप देते चलिएगा ताकि आपको बाद में जब नोट्स पढ़ें तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया ठीक ठाक रहे। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, अंततः कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर जो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, इसके द्वारा पे संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन था क्या, तो कैबिनेट मिशन अंग्रेजी सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन, जो इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय समूह को भेजने की घोषणा की थी, और इस समूह में कैबिनेट के 3 सदस्य, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर 3 लोग थे। ठीक है, और इन 3 लोगों के नेतृत्व में ये मिशन भेजा गया था भारत में। ठीक है, कैबिनेट मिशन ही नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ के जो संसद के कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट के ये लोग हिस्सा थे। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ होता है मंत्रालय, तो कहते हैं ना कि ये मंत्रालय इसके डिपार्टमेंट, इसके भाग में है, तो कैबिनेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो यहाँ पे भी होता है। तो उस तरीके से ये ब्रिटिश कैबिनेट के हिस्सा थे, और इनके नेतृत्व में किसी एक काम उद्देश्य से, मतलब किसी उद्देश्य से इसको भेजा गया था, तो वहाँ से उसके लिए एक शब्द होता है मिशन, तो इस आधार पे उसका नामकरण किया गया है कैबिनेट मिशन। इनको कौन भेजा था, तो क्लेमेंट एटली ने भेजा था, और ये इनके द्वारा भेजा गया था। तो 3 सदस्यीय ये पूरा ग्रुप था। काम क्या है इसका, तो काम है बेसिकली कि सत्ता का हस्तांतरण करना, तो भारत को शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण के उपायों की सुझाव देना था। ठीक है, और जहाँ पे भी लगे कि कोई संभावना वगैरह की तलाश है, कि मतलब यहाँ पे कुछ संभावना है कि इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है, तो संभावनाओं को तलाशना था, खोजना था कि इस आधार पर सत्ता का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो कार्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण एवं संभावनाओं की तलाश करना। अब बात यह कि इस मिशन के मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। इस मुख्य विशेषताएं में इसमें यह है, पहला, इस बीच सब हेडिंग है, छोटा सा हेडिंग हिंदी ले लीजिएगा। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जानी थी, जो सामान्यतः 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था थी। ये सब बात की जा रहा है संविधान सभा गठन की बात। तो एक तो ये था कि इसका हस्तांतरण की बात थी, और संविधान सभा गठन की भी बातचीत इससे चल रही थी। इसमें प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जानी थी। प्रांत और देशी रियासत का मतलब ये है, प्रांत जो उस समय पे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र था, या आप ऐसा कह लीजिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र था, उसके लिए शब्द किया गया प्रांत। आज हमारा उससे तुलना करेंगे तो आज जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पूरा क्षेत्र का, उसमें आप राज्य कह सकते हैं उसको। तो जो आज हमारा बिहार का बिहार जो राज्य है, जैसे भारत के 28 राज्य हैं, उस तरीके से बिहार राज्य है, उसी में एक से एक बिहार राज्य। तो उस तरीके से वहाँ पे उस समय पे प्रांत कहते थे, और प्रांत का जो इंग्लिश टर्म था वो था प्रोविंस यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के अंतर्गत थे। ये जो देशी रियासत है, देशी रियासत का मतलब जो यहीं के लोग हैं, वहाँ जो मूल रूप से यहीं के लोग थे, उनके लिए देशी शब्द का उपयोग किया गया है। और रियासत का मतलब उनका क्षेत्र, साम्राज्य। ठीक है, तो ऐसे लोगों मतलब प्रांत और देशी रियासतों की जनसंख्या है, उसके आधार पर सीटें आवंटित की जानी थी। और जो रखा गया था कि जनसंख्या का कितना लिमिट होगा, तो 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट देने की व्यवस्था इस मिशन के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, तो 10 लाख जनसंख्या होगा, उस पर 1 सीट दिया जाएगा, ये व्यवस्था इसके अंतर्गत था। ठीक है, आगे देखिए, संविधान जो है, संविधान सभा के कुल सीटें जो निर्धारित की गई थी वो 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 296 प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से चुने जाने की व्यवस्था थी। तो 296 कहाँ से, प्रांतों से, और प्रांत का मतलब आपको बताएं जो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश अधीन क्षेत्र है उसके बारे में, और 93 देशी रियासत जो हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके क्षेत्रों से ये 93 सदस्यों को लिए जाना था। तो पूरा जो था वो कितना था, 389 था पूरा। उसमें से 296 और 93, ये सवाल एक बार पूछा गया एसएससी में, आपको हम करवाएंगे 2 चैप्टर करवाने के बाद कुछ सवाल करवाएंगे, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये 93 वाला नंबर पूछा गया एक बार एसएससी के एग्जाम में कि कितने देशी रियासतों को सीट दिया गया था। तो 296 और 93 इस तरीके से डिवाइड किया गया था।
389। अब जो ये 296 सीट है प्रांतों के लिए जो निर्धारित किया गया है, उसमें से 296 सीट में से 292 सीट का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से किया जाना था। बात समझिएगा, इसमें से 292 और 4 इस तरीके से डिवाइड किया गया इसको। आप इसको नीचे भी एरो कर सकते हैं, इस तरीके से एरो करके देख सकते हैं। 292 कहाँ से आएंगे? 11 गवर्नर प्रांत से आएंगे। गवर्नर प्रांत कहाँ था? जिसमें जैसे हमारे यहाँ अभी राज्य है और आप यूटी से तुलना कर सकते हैं कि एक राज्य हो गया और एक छोटा छोटा जिला स्तर, छोटे क्षेत्र जो उसको यूटीज आप कह सकते हैं, तो उसके आधार पर आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रांत जो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र था और जो चीफ कमिश्नर वो भी इसके अंतर्गत ही है, लेकिन एक छोटा क्षेत्र है, तो एक अधिकारी के तौर पे किसी व्यक्ति को बैठा के कार्य इस क्षेत्र का शासन व्यवस्था संभालो। 11 प्रांत हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा 11 प्रांत था उसके बारे में हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखिएगा 11 प्रांत, पहला जो इधर से उत्तर पूर्वी भाग में देखेंगे तो ये है असम। ठीक है, एक असम, दूसरा यहाँ पे आपको छोटा सा मिल जाएगा बिहार, तीसरा है यूपी, चौथा है आपका बंगाल, पांचवा है आपका उड़ीसा और ये छठा हो गया आपका मद्रास। तो आप 1 2 3 4 5 6 मद्रास, उसके बाद ये यूपी 7, उसके बाद ये हो जाएगा आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी 8, उसके बाद पंजाब 9, सिंध 10 और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 11। नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है वो आपको यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे मिलता है, जो भारत पाकिस्तान का जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, इसको आप यदि इस तरीके से मैप बनाएंगे वर्तमान पाकिस्तान का, तो ये ऊपरी वाला हिस्सा है ये वाला, और ये वाला हिस्सा क्या है? भारत से जुड़ाव रखता है। तो ये वाला हिस्सा भारत से जुड़ाव रखता है, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था। ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा पंजाब था, जो आज हमारा पंजाब कुछ हमारे भारत देश क्षेत्रों में है और आज कुछ उनके क्षेत्रों में है, पाकिस्तान में है। जो निचला वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है सिंध। ठीक है, ये जो निचला वाला हिस्सा है इसको सिंध कहते हैं। आप ठीक से देखना चाहें तो इस तरीके से आप मैप बना के देख सकते हैं। 1 मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप पूरा पाकिस्तान, ये जो पूरा हिस्सा है ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र जो पंजाब, जो पूरा मतलब पूरा मिला हुआ था उसमें पंजाब, भारत और पाकिस्तान वाला दोनों। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और यहाँ पे है सिंध। ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे बलूचिस्तान है, अभी आएगा थोड़ा देर में चीफ कमिश्नर वाले प्रांत में, जो ये वाला गैप देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र उधर वाले में था, 3 ये और ये बाकी है। अब वापस से इसको पॉज कर करके एक बार समझ के देखेंगे तो ये आपको 11 काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम मैप आपको बना दिए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो 11 प्रांतों से किसका चयन किया जाना था? 292 सदस्यों का चयन किया जाना था 11 प्रांतों से, और उसके बाद 4 जो प्रांत है 4 का चयन चीफ कमिश्नर के प्रांतों से किया जाना था। तो प्रत्येक 4 चीफ कमिश्नर का प्रांत है, प्रत्येक प्रांत से 1 सदस्यों का चयन किया जाना था। तो 4 प्रांत से 4 सदस्य और इधर 11 प्रांतों से 292 सदस्य का चयन किया जाना था। तो पूरा कितना हो गया? 296 हो गया। अब कौन कौन सा है ये? तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है बलूचिस्तान, ये वाला जो है पाकिस्तान का ये वाला जो रीजन है बलूचिस्तान। यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा होगा आपको ये जो है ये अजमेर और मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो है। ठीक है, जो राजस्थान में पड़ता है मूल रूप से। और अगला है आपका ये दिल्ली जो ये चीफ कमिश्नर का प्रांत है, और एक यहाँ पे है कर्नाटक क्षेत्रों में कुर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है कि हाँ ये 4 कमिश्नर प्रांत कौन कौन सा था ये बताइए, इस तरीके से सवाल नहीं बनते। ये आपको समझाने के लिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ये पूरा था। तो ये आपको 4, ये एक हो गया कुर्ग, दूसरा हो गया दिल्ली, तीसरा हो गया अजमेर मेवाड़ और ये हो गया आपका बलूचिस्तान का क्षेत्र। तो 4 ये चीफ कमिश्नर के प्रांत थे और प्रत्येक प्रांतों से एक एक का गठन किया जाना था, एक एक सदस्यों का चयन किया जाना था। ठीक है, ये बातचीत आगे देखते हैं हम लोग। 1 मिनट जी। प्रत्येक प्रांत के जो सीटें हैं वो 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। समुदाय वर्ग को पूरा डिफाइन किया गया था। एक हो जाएगा 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तो एक समुदाय हो गया मुसलमान, दूसरा से हो गया सिख और तीसरा हो गया सामान्य। सामान्य में हिंदू और बाकी जितने भी है ये सबको रखा गया था, क्रिश्चियन वगैरह ईसाई सबको रखा गया था। सामान्य वाले में पारसी लोगों को, सामान्य वाले में हिंदू वगैरह सब, इसमें जैन वगैरह सब शामिल है। ठीक है,
तो 3 समुदाय, मुसलमान, सिख और इस सामान्य में, और सामान्य में जो हिंदू कम्युनिटी है वो सामान्य वाले में आती है, और बाकी जो छोटे छोटे और कम्युनिटी ईसाई वगैरह की बात कर लेंगे आप, ठीक है, तो वो इसी में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 को छोड़ के जितना भी संप्रदाय है उस समय पे चल रहा है वो सबको 2 सामान्य वाले में मान लेते हैं। 3 समुदायों के आधार पर इसका बांटा गया। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव कब हुआ, तो चुनाव हुआ संविधान सभा, तो जो चुनाव हुआ वो हुआ है ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 96 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ, ठीक है। ये चुनाव इस समय पे हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि फिर देसी रियासत का चुनाव क्यों नहीं, सर ब्रिटिश भारत के लिए चुनाव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को देसी रियासतों ने कहा कि हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शामिल होना नहीं चाहते हैं। शुरुआती दौर था उनको लगा कि नहीं, अंततः तो उनको शामिल होना ही पड़ा, लेकिन शुरुआती दौर में ही नहीं होना, तो वो शामिल नहीं हुए थे। तो 296 सीटों के लिए जब चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, तो उसमें से कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, और 15 सीट अन्य छोटे समूह व स्वतंत्र समूह को मिला। आप इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, 296 ऐसे, 208 यहाँ पे कांग्रेस लिख लेना है, यहाँ पे हो जाएगा 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य छोटे समूह, इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं आप। तो ये इतने समूह, मतलब इतने सीट सबको मिले। अब उसके बाद क्या हुआ कि देसी रियासतों ने, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि देसी रियासतों ने ये खुद को अलग रखने का बात किया था, निर्णय लिया था। अगला देखिएगा, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब ये पुनर्गठन क्यों किया गया, ये अगला हेडिंग है आपका, छोटा सा हेडिंग दे लीजिएगा। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और क्यों किया गया उसके पीछे रीजन ये है कि 47 में जब विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है, 3 जून प्लान के तहत, तो विभाजन की जब घोषणा की गई, तो अब चूंकि विभाजन हो जाएगा तो फिर बाकी क्षेत्र क्यों रहेंगे हमारे यहाँ, तो बाकी क्षेत्रों का जो सदस्य चुन के आए थे वो लोग नहीं रहेंगे, तो फिर वो संविधान सभा का जो पूरा ये संख्या था, सदस्य का संख्या था, वो तो फिर बटेगा, क्योंकि हम लोग 11 प्रांतों के आधार पे लिए थे, जिसमें से कुछ प्रांत आपको पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से में जो आज का बांग्लादेश है उसमें, और कुछ प्रांत आपको जो आज का पाकिस्तान है उसमें मिल जाएगा। जैसे पंजाब की बात कर लेंगे, सिंध की बात कर लेंगे जो आप ऊपर देखे हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है उसकी बात कर लेंगे, तो सब आपको ऊपरी वाले हिस्से मिलता है, तो पाकिस्तान में चला जाएगा वो, तो वहाँ के सदस्य तो उधर चले जाएंगे। इसीलिए संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में देश का बंटवारा होने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 24 रह गई थी, ठीक है, 324 रह गई थी, पहले कितना था 389 था, तो याद रखिएगा। अब कितना हो गया, 324 रह गया है, उस जिसमें से 235 सीट प्रांतों के लिए और 89 सीट देसी रियासतों के लिए रखा गया था। अब ये जो वापस डायग्राम बनेगा, यदि आप सबको एक साथ करना चाहते हैं, पहला तो क्या था कि पहला जो डायग्राम था वो आपका था 389, ठीक है। अब वापस जो डायग्राम बनेगा वो वापस डायग्राम बनेगा, इसमें आप ऐसे 324 पूरा सीट हो गया, 235 एंड 89 किसके लिए, देसी रियासतों के लिए, जो प्रिंसली एस्टेट है, प्रिंसली एस्टेट जो यहाँ पे राजा रजवाड़े के अंतर्गत रहते थे उनके बारे में, तो उनके लिए इसका जो इंग्लिश टर्म है वो प्रिंसली एस्टेट बोलते हैं। तो 235 और 89 देसी रियासतों के लिए रह गया। उसके बाद क्या हुआ कि 235 में से जो चुन के जो लोग आए हैं उसमें से आए हैं 229 लोग आए हैं, जो 89 था उसमें से 70 लोग चुन के आए हैं, पूरा आप नंबर काउंट करेंगे तो 299 लोग चुन के आए हैं, ठीक है। तो 324 सीट रह गया। अब वापस से 235 यहाँ पे हमारे यहाँ 200 ये इसमें से 229 ये चुनाव हुआ, पुनर्गठन किया गया, तो पुनर्गठन किया था 229 यहाँ से और 89 में से 70 यहाँ से आए, तो ये व्यवस्था हुआ, ठीक है। अगला देखिएगा, इसी बात को लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है, तो आप डायग्राम बना दिए हैं, वो आप बना सकते हैं अपने नोटबुक में। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, इसमें 229 और 270, इसमें से गवर्नर प्रांतों से 229 सदस्य और देसी रियासतों से 70 सदस्यों को चुना गया था। तो जो बाकी बच गए थे उनके संदर्भ में ये बात कहा गया है। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतें के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। जो हैदराबाद रियासत है जो आज का आंध्र प्रदेश उस क्षेत्रों में था, ठीक है, उन क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सभी लोगों ने शामिल हुआ था। पहले वाले में आप देखे थे कि कुछ लोग मतलब देसी रियासतों ने अपने को अलग रखा था इससे, लेकिन इस बार में इन्होंने शामिल होने के निर्णय लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि पाकिस्तान में जो क्षेत्र गया वो कौन कौन सा क्षेत्र है, इसको देख लीजिए आप। तो पाकिस्तान में जो क्षेत्र गया उसका सिलहट है, पूर्वी पाकिस्तान है, NWFP, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान,
और सिंध, ये क्षेत्र गए हैं। ये आपको पूर्वी पाकिस्तान, और ये थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा। पूर्वी पाकिस्तान तो फिर ही लग जाएगा, बांग्लादेश वाला सिलहट कहाँ से आया है उसके लिए थोड़ा सा आप इसको मैप को देखिए। हम दो भाग में मैप बनाते हैं। ये जो आपका असम का रीजन है, ठीक है, जो असम का रीजन है यहाँ पे बांग्लादेश के पास वाले रीजन में एक इसका ये वाला भाग है। और इसका बहुत डिटेल जानना चाहेंगे तो ये जो हिस्सा है इस तरीके से आप ऐसे इसको सिर्फ इसके लिए बना सकते हैं। तो जो ये आप ये जो देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, उस वाले हिस्से में ये जो हिस्सा है इस वाले हिस्से में यहाँ जो है जगह है एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट पीस वाले हिस्से में एक जगह था सिलहट, जो कि पहले आता था असम प्रांत के अंतर्गत में, ठीक है, बांग्लादेश में नहीं आता था। बंगाल प्रांत का मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल से मत लीजिएगा। बंगाल प्रांत का मतलब ये सब जो आज का ये पूरा क्षेत्र था बांग्लादेश वगैरह सबको मिला के ये बंगाल प्रांत था। ये वाला जो हिस्सा वो सिलहट जो है असम में आता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा होने के बाद ये जो क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गया। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब जो आज ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो आज का बांग्लादेश है उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है, जब विभाजन हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो आपको पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये पश्चिम में है, इस हिसाब से ये पश्चिम का पाकिस्तान हो गया। और यहाँ चूँकि पूरब में इस पाकिस्तान का हिस्सा, इसलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था, ठीक है। अब पहले भी देखेंगे तो यहाँ जो बंगाल है ये पश्चिमी बंगाल जो आज हमारा संदर्भ है, पश्चिमी बंगाल इसको पूर्वी बंगाल कहते थे। उस हिसाब से इसको बांटा भी गया था जब 1905 का जो डिवीजन हुआ था उस समय की बात है, ठीक है, जब बंगाल का विभाजन किया गया था। उसी तरीके से इसका भी वो नामकरण है कि इधर वाले हिस्से में तो पश्चिमी पाकिस्तान, इधर वाले में हिस्से है तो पूर्वी पाकिस्तान इसको कह देते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है उसी में मतलब उसके बाद ये सिलहट को ही लाया गया, पूर्वी पाकिस्तान को लाया गया। फिर पश्चिमी पंजाब का मतलब जो ये वाला पंजाब हमारा पूरा पंजाब है, पंजाब में से हमारे इधर जो पंजाब है उसको आप पूर्वी पंजाब कह लीजिए, उधर वाले को पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब। फिर बलूचिस्तान जो आप इस रीजन में देखे थे, ये वाला रीजन जो चीफ कमिश्नर का प्रांत था, और ये वाला जो रीजन है ये सिंध है, ठीक है, जो गुजरात के जस्ट सटे हिस्से में, गुजरात राजस्थान का सटा हुआ हिस्सा में वो, ठीक है। तो वो वाला क्षेत्र, ये सब क्षेत्र कहाँ गया? पाकिस्तान के रियासतों के अंतर्गत गया। तो फिर इस तरीके से जब कोई क्षेत्र जाएगा तो उन क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधि भी जाएंगे, इस हिसाब से वहाँ पे ये लोग ट्रांसफर हो गए। तो पूरा वापस से हमको क्या करना पड़ा, ये पुनर्गठित करना पड़ा, पूरे संविधान सभा को पुनर्गठित करना पड़ा, क्योंकि उसके सदस्य बहुत सारे इधर उधर चले गए, अलग अलग प्रांतों के थे, अलग अलग चले गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा के कार्यविधि के बारे में कि कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण की शुरुआत हुआ। क्योंकि अब तक जो आप देखे थे वो सब संविधान का पृष्ठभूमि देखे थे, पूरा कैसे संविधान सभा के बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुआ, उसके बाद कैसे हम लोगों ने मतलब अभी तक चुनाव किया, संविधान सभा के सदस्यों को चुना, वो सब के बारे में आप समझे। अगला जो है कि संविधान सभा के कार्यविधि, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, जब पूरा सब कुछ हो गया। ये उस समय की बात है जब ये पुनर्गठित से पहले की बात है, उस समय तक की बात है, उसी समय शुरू हुआ था। लेकिन बाद में जब ये बंटवारा हुआ तो फिर हमको पुनर्गठित करना पड़ा वो सदस्यों का, ठीक है, मतलब उधर वाले को उधर भेज दिया गया, इधर वाले को इधर, इस तरीके से हमको पुनर्गठित करना पड़ा। इस सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक सवाल बनता है कि जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो उसका जवाब ये है कि यही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने तो तुलना नहीं कर रहा, बेसिकली ये नहीं कह रहा है कि अस्थायी या अस्थायी, वो सीधा कह रहा है कि पहला अध्यक्ष दूसरा अध्यक्ष। तो दूसरा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, कहने का मतलब ये। लेकिन आप तुलना करेंगे अस्थायी अस्थायी पे तो बिल्कुल नाम डिफरेंट है। लेकिन इस आधार पर एक सवाल कहीं से पूछा गया था, तो एक बच्चा ने पूछा, तो वहाँ से क्योंकि उन्होंने तुलना नहीं किया कि अस्थायी या अस्थायी, सीधा कहा कि पहला कौन था, पहला कौन, तो पहला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे। ये इस हिसाब से आप जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए कि हाँ पहला अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। लेकिन ऐसे सामान्य रूप से इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे और पहली बैठक था उसमें अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया, कि तो बंटवारा हो गया, नहीं भाई, ये जो अभी बैठक हो रहा है ये उसी समय वाला हो रहा है जो 389 के आधार पर जो हुआ था उसी वाला हो रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से ये तो 47 में, जून के आसपास 47 में विभाजन का आधार आया था, उसके बाद वो बंटवारा किया गया तो उस आधार पे। लेकिन ये जो बैठक है ये 1946 का है, तो समझ रहे हैं कि उस पूरा ये संगठित था उस समय तक, पूरा देश पाकिस्तान वगैरह साथ थे। तो मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था। आपको क्यों किया था उसके पीछे रीजन समझ सकते हैं कि जो 208 सीट आया उस भाई साहब को, मतलब 208 कांग्रेस को या 73 उनको आया है,
मुस्लिम लीग को आया। उनको लग रहा है कि भाई जाके भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो मेरे कौम के बारे में नहीं सुना जाएगा क्योंकि हमारे सीट ही कम है वैसे भी। एक तो वो बहुत मनमुटाव के बाद वो चुनाव के लिए राजी हुए थे, अदरवाइज उनका तो सीधा सीधा था कि अलग से पूरा हमको पाकिस्तान चाहिए और अलग से संविधान निर्माण करेंगे। लेकिन फिर भी वो राजी हुए, लेकिन अंत उनको लगा कि फिर से भाई तो कुछ बात ही नहीं बनी, 73 सीट लेके कहीं क्या करेंगे, जाएंगे पूरा कांग्रेस वो वहाँ पे नियम बना देगी फिर, क्योंकि उनका बहुमत है 30 आधार पर, तो इसलिए वो नहीं शामिल होना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। इसका जो अगला बैठक हुआ है वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हुआ और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष उनको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी हैं और टी.टी. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो व्यक्ति है उनका नाम है सर बी.एन. राव, और सर बी.एन. राव जो है संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था, सभी दिन ये नियुक्त हुए थे। सॉरी, ये अगला पॉइंट है, सर बी.एन. राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका अगला पॉइंट है कि 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो बेसिकली जो प्रस्तावना समझते हैं वही है, ठीक है। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना भी कहते हैं। इसको पेश किया गया था और पूरा संविधान का कैसे क्या ढांचा होगा, कहाँ पे क्या चीज़ होगा, किस तरीके से, मतलब जो ढांचा होगा कि किस तरीके का संविधान हमारे यहाँ बनना चाहिए, उस पूरे का एक समझिए कि एक कुंजी है, मतलब पूरा एक जगह पे लिखा हुआ बात है, उसी के आधार पे आगे संविधान का निर्माण किया जाएगा, अलग अलग नियमों का निर्माण किया जाएगा, उस तरीके की बात, ठीक है। तो उन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव को पास किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पास किया गया, जो आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगला देखिएगा 24 जनवरी 1945 है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ और पूरे संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। इसमें पूरा बैठक कितना हुआ, 11 बैठक हुआ है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, मतलब उसको देखा समझा, उसके बाद संविधान अपना जो संविधान बना वो उसके आधार पर बना है। कितने संविधान का प्रारूप जो 114 दिन तक विचार किया गया, उस पर पूरे ड्राफ्ट करने पे 114 दिनों तक विचार हुआ, उसके बाद उसका पूरा ड्राफ्टिंग किया गया। संविधान के निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च किए गए। उसके बाद है संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रारूप को लागू किया गया था, मतलब एक तो अंगीकृत किया ही है, ये पहले पॉइंट देख लीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशंस इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट लिखिएगा, इसका बी पास्ट होता है, बाई पास्ट नहीं, बी पास्ट प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। और उसी के दौरान कुछ प्रावधानों को लागू किया गया। कुछ प्रावधान ऐसे थे जो यहाँ से जो नागरिक पाकिस्तान जा रहे थे उनके लिए कुछ प्रावधान थे, फिर ठीक है। राष्ट्रपति बनाया गया तो राष्ट्रपति के शपथ संबंधी कुछ प्रावधान थे जो पहले से मतलब संविधान में बनाया गया था, उसको उसी समय लागू कर दिया गया था। ये इंतजार नहीं किया गया था कि हम 26 जनवरी 1950 को जब उसी दिन पूरा लागू होगा, तो कुछ प्रावधानों को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 से ही, जब ये प्रस्ताव पारित हो गया तो, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, यह याद रखना आपको। उसके बाद संविधान प्रस्ताव पारित होने के समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 284 सदस्य उपस्थित थे। सदस्य ये जो महिला है, महिला की जो संख्या है, महिला की संख्या 15 है, ठीक है। पूरे जो महिला की संख्या है वो संविधान सभा में 15 है, ये नंबर पूछ लेता है, याद रखिएगा। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी संख्या 33 है, ठीक है। तो संविधान सभा में इतने 33 सदस्य थे उनके। भारत के संविधान के बारे में ये कहा था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। आज भी यदि आप क ख का अनुच्छेद मतलब होता है ना कि क ख ग, जैसे 21 क हो गया, उस तरीके से आप क ख ग जोड़ेंगे तो उस हिसाब से आपको 395 अनुच्छेद, मतलब मूल अनुच्छेद 395 अभी भी है, लेकिन क ख ग जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाता है। 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें भी भाग आ गया अलग अलग, जैसे 4 क है और 4 क जोड़ेंगे तो ये एक भाग है अपने आप में, जैसे मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है।
तो इस तरीके से 25 भाग हो जाता है, लेकिन मूल जो भाग है अभी भी वो 22 है। क ख ग वाले भाग को जोड़ेंगे तो वो, इसमें कोई चीज़ नहीं, इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ था। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, ये बढ़ा के अलग अलग संशोधनों के द्वारा इसको 4 और बढ़ाया गया और 12 किया गया है। ये जब आपको अनुसूची वाला टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो उसमें कैसे कैसे ऐड हुआ है, ये भाग पढ़ाएंगे तो 25 भाग कैसे बना, तो उस सब के बारे में आपको वहाँ पे बताएंगे। अभी तनाव नहीं लीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे। तो आज इतना ही तक छोड़ देते हैं। जो भी आपको लगा हो इस वीडियो के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। आप तब तक के लिए